नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात संबंधों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई संयुक्त आयोग की हाल ही में आबू धाबी में 14वीं बैठक हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन अल नहान ने भाग लिया। दोनों देशों के बीच दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों के जो विभिन्न पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। डीपी श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और साथ ही हम बात करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह जी से। डॉक्टर स्वर्ण सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और हम बात करेंगे MPIDSA के सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर राजीव नयन जी से। डॉक्टर राजीव नयन जी, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत श्रीवास्तव जी मैं आपसे करूंगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के जो संबंध हैं उनको आप कैसे देखते हैं और जो संयुक्त आयोग की जो बैठक हुई है उसके क्या मायने हैं? हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं जी। इस क्षेत्र से। अ, ये शायद बहुत लोगों को याद ना होगा कि आज़ादी के कई वर्षों बाद, दशक बाद तक इंडियन करेंसी ऑफिशियल लीगल टेंडर था। हिंदुस्तानी रुपया गल्फ एरिया में और संयुक्त और यूएई में चलता था, और उसका डिसकंटिन्यूएशन उन्होंने नहीं किया, हमारी तरफ से हुआ। जी। अ, वो तो एक इतिहास का हिस्सा बन गया, लेकिन जो वर्तमान में जो हमारे लिए अ, एक बड़ी जनसंख्या भारतीय समुदाय की जी। यूएई में है, और हमारा उनसे तेल का आयात और इसके अलावा निर्यात काफ़ी है। पिछले साल हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स या निर्यात में 68% 68% की वृद्धि हुई है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 68% की वृद्धि के बाद हमारे निर्यात का स्तर, जो 2 साल पहले का स्तर था, वहीं तक पहुंचा हुआ है। जी। तो इसके मतलब है कि पैंडेमिक के कारणों से जो हमारे निर्यात में जो घटन आई थी, हम अब उसको पूरा कर पाए हैं, लेकिन हमें उसके आगे जाना पड़ेगा। जी। दूसरी बात रही कि इसमें अभी भी हमारा डेफिसिट है, क्योंकि हमारा आयात ज़्यादा है। हम वहाँ से तेल का आयात करते हैं, और इस वर्ष तेल के दामों में काफ़ी, कम से कम 40% दी रही है। इसकी वजह से जो डेफिसिट है वो और बढ़ गया है। जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस विषय ये है कि ये जॉइंट कमीशन की मीटिंग उस समय हो रही है जब इंडिया ने I2U2 इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। मध्य पूर्व का क्षेत्र इस समय एक बड़ी नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है, और इसमें हिंदुस्तान का रोल हो सकता है जी। स्टेबलाइज करने में, क्योंकि हमारे संबंध खाड़ी के दोनों तरफ के देशों से बड़े अच्छे रहे हैं। जी। और मुझे खुद ये सौभाग्य रहा है कि मैं भारत का राजदूत था ईरान में। अभी जी। कुछ ही दिन पहले यूएई और ईरान ने दोबारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने की भी घोषणा की है। तो ऐसे वक्त पे हमारे विदेश मंत्री का वहाँ जाना जी। एक बड़े महत्व की जी बात है। बिल्कुल श्रीवास्तव और ये जी।
बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जो कूटनीतिक रिश्ते हैं, खास तौर से जो आपने खाड़ी देशों के साथ आपने बात की है, जाहिर तौर पे भारत के लिए खाड़ी के देश और भारत खाड़ी देशों के लिए दोनों ही तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए द्विपक्षीय संबंधों की जब हम बात करते हैं भारत और यूएई के, वो केवल आर्थिक स्तर पे नहीं, सांस्कृतिक स्तर पे भी मजबूत हो रहे हैं। स्वर्ण सिंह जी, इस संयुक्त जो आयोग की बैठक हुई है, उसमें एक महत्वपूर्ण समझौता जो है वो सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना करने का है। आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मनोज आपने कि जैसा अभी एम्बेसडर श्रीवास्तव ने भी कहा कि जी, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग पूरे मध्य पूर्व एशिया में, या फिर हम उसको पश्चिमी एशिया कहते हैं, वहाँ के देशों में रहते हैं और यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में भी रहते हैं। जी, तो उनको हमेशा अपने देश से जुड़े रहने का एक जो आयाम है वो तैयार करने की एक कोशिश है कि भारतीय जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है, उन्होंने वहाँ एक इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर किए कि भारतीय संस्कृति को वहाँ पनपने के लिए कुछ तौर तरीके अपनाए जाएं, बनाए जाएं, उनको वो सहूलतें दी जाएं। जी, उसके साथ साथ एक और समझौता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर भी हुआ है। जी, और भारत के जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध हैं, वो अपने आप में बहुत ही अलग हैं या यूनिक कह सकते हैं। ये समझना शायद ज़रूरी होगा। यदि आप जो बड़े संगठन हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है या दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान है, इनको हटाकर केवल देशों के नज़रिए से भारत के व्यापार को देखें तो चीन और अमेरिका के बाद ये यूएई का सबसे बड़ा हमारे साथ जो आर्थिक साझेदारी है व्यापार की, वो ये दिखाती है कि किस तरह से हमारे जो संबंध हैं वो जी, यूएई के साथ बहुत ही अलग तरह के हैं। दूसरा जो है वो वहाँ का परिप्रेक्ष्य बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने खुद जिक्र भी किया कि वहाँ की जो भू राजनीति है, एक तरह से पूरा उसमें बदलाव नजर आता है जी, और उस बदलाव में भी यूएई का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक उसी के चलते भारत को अमेरिका ने, जो आपने सुना होगा, एक I2U2 मतलब जी, एक चतुर्कोणीय एक 4 देशों का छोटा संगठन बनाया है जिसमें इजराइल, यूएई, पश्चिमी एशिया से हैं और अमेरिका और भारत उससे जुड़े हुए हैं। तो भारत की बढ़ती हुई साख की मान्यता ही है ये एक तरह से कि आज भारत को वहाँ के सभी देश अपना मित्र देश मानते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यूएई हो, जी, इजराइल हो, जो अक्सर आपस में उनका तालमेल अच्छा नहीं है पर सभी का तालमेल भारत से अच्छा है। जी, तो उसमें यूएई के साथ बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है। भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है, यूएई का निवेश भारत में तेजी से बढ़ रहा है। और छोटी सी आखिरी बात जोड़ दूंगा मैं यहाँ, ये जो सर्वव्यापी महामारी हुई है पिछले 2 साल से ज़्यादा, अब 3 साल भी कह सकते हैं, जी, और हाल ही के 6 महीनों में जो यूक्रेन समस्या सामने आई है, उससे कई नई चुनौतियां तो बनी हैं पर अवसर भी सामने आए हैं। और उसमें देखिए कि भारत हमेशा निर्भर रहा है यहाँ से तेल का आयात करने को, पर आज भारत शायद खाद्य अन्नों की भी वहाँ निर्यात करने के लिए एक देश देखा जा रहा है। तो वो चाहे फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, नई तरह से रिश्ते जब जुड़ रहे हैं भारत के इन देशों के साथ, तो उसमें सबसे अग्रण, सबसे आगे भारत के संबंध ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ हैं। उसी के चलते अभी कहा गया कि अगले 5 सालों में वो $100 अरब तक अपने जी, व्यापार को पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये संबंध एक तरह से गेटवे कह सकते हैं, ये रास्ता खोलते हैं पूरे बड़े क्षेत्र के साथ जुड़ने का भारत के, तो इसलिए ये जो अभी बैठक हुई, जाहिर है कि उससे उम्मीदें, अपेक्षाएं बढ़ती हैं और उनकी जिम्मेदारी भी एक तरह से बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ों पर हस्ताक्षर हुए हैं, कुछ नई समझ बनी है इससे। तो मुझे लगता है कि ये लगातार जो रिश्ते भारत के हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ, मुझे लगता है वो हमेशा जी, बदलाव का एक तरह से केंद्र बिंदु बने रहेंगे आने जी, वाले समय में। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को कि इजराइल, यूएई, अमेरिका और भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक रिश्ते उभर के सामने आए हैं, वो चाहे आर्थिक दृष्टि से हों या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से, खास तौर से खाड़ी के देशों की अगर मैं बात करूं, आप कैसे देखते हैं इन रिश्तों को? देखिए, जो विश्व है, विश्व परिवर्तन हो रहा है और कोई भी राष्ट्र बड़ा ही मूक बैठा नहीं है। जी, वह भी इस परिवर्तन के साथ अपने आप को परिवर्तित कर रहा है। जो अभी स्वर्ण सिंह जी ने बात कही यूक्रेन का, देखिए यूक्रेन में भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों राष्ट्रों ने
जो एक एब्सटेन वाली नीति ईरान के ऊपर, सॉरी, और रूस के ऊपर अपनाई थी। तो देखिए, इनका जो अरब वर्ल्ड, जो अरब कंट्रीज है, जीसीसी है, इनका अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहा है। लेकिन देखिए, अपने आप को एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए अवसर की भी तलाश कर रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि रूस इन अरब वर्ल्ड के साथ मिलकर ओपेक का जो एक अलग पॉलिटिक्स कर रहा था। तो एक नई जो दिशाएं हैं इन संबंधों में आ रहे हैं, एक नए क्षेत्र आ रहे हैं। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत दोनों ये जो नए नए विषय उठ रहे हैं, नई नई समस्याएं उठ रही हैं विश्व में, और नए अवसर जो उठ रहे हैं, उनमें किस किस तरह से साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसी की तरह मैं देखता हूं कि I2U2 का भी एक प्रश्न आता है। जी क्या केवल दोनों यह चाहते हैं कि तटस्थ नहीं, लेकिन सबको साझा लेकर चलने की बात है? कहीं यह नहीं हो कि आप रूस की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं, नहीं, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। आपको यूएस और इजराइल के साथ भी आपको उतना ही बराबर का संबंध बनाए रखना है। तो ये इस दिशा की पहल है, और चाहते हैं कि हर एक के साथ, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों की अपनी समझ है कि अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे, इस गुटबाजी में न फंसेंगे, इस बंटवारे में न फंसेंगे, तो हम क्षेत्रीय कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण में भी सहयोग दे सकते हैं। यह तो पहली पृष्ठभूमि या कहे कि न्यू थी इस I2U2 की बात। थोड़ा जी अजीब सा लगता है कि इजराइल के साथ सऊदी अरेबिया, लेकिन इस संबंध में और उन्होंने साझा बयान में बड़ा स्पष्ट किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स को हम इस पर सब समर्थन देते हैं। जी तो ये सारी राजनीतिक जो भले आप कहें वक्तव्य हो, लेकिन एक बहुत बड़ी दिशा की तरफ निर्देश करता है कि एक शांति और स्थिरता को बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक शांति और स्थिरता नहीं होगी, तो आपके जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, वो सफल नहीं होंगे। और देखिए, अब I2U2 का आप ज्वाइंट स्टेटमेंट से केवल उठाकर देखेंगे, तो पाएंगे कि इसमें भी कई नए विषयों को लिया गया है, कई नए मुद्दों को लिया गया है, जो हम अभी बात कर रहे हैं बार बार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो जी उसी पर केवल स्थित नहीं है, फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, न्यू एनर्जी की बात भी की जा रही है, न्यू एनर्जी के सोर्सेज की भी बात की जा रही है। इन्वेस्टमेंट जो हो हमारा, जो उनका उनका हो या हमारा, दो तरफा एक तरह से निवेश हो रहा है दोनों राष्ट्रों में, तो उस पर भी बात की जा रही है। और साथ साथ इजराइल और अमेरिका के भी कैसे क्लाइमेट चेंज पर हो, क्लाइमेट उस पर भी किस तरह से हम मिलकर साझा काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्नाइजेशन की बात की जा सकती है, साथ साथ स्पेस की बात, जो कि अब कभी सोचा नहीं जा सकता था जी कि आप कहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ कुछ स्पेस पर कर सकते हैं। थोड़ा, अगर आप पुराने चश्मे से देखें तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन देखिए, नई तकनीकी में, मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हम साथ में काम करेंगे। क्रिटिकल इमर्जिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो इस तरह से एक जो डायनेमिक जो आप रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, और उसमें देखिए, अब तो कहना बड़ा मुश्किल है क्या सचमुच हुआ अमेरिका का पिछलग्गू है या कि रूस का पिछलग्गू है। अब वह सबके साथ मिलकर काम करना चाह रहा जी है, एक एक बड़ी जी अच्छी बात है। और इसी में जो हमारा संबंध है, हमारा भी एक, हम इसमें दिशा निर्देश दे सकते हैं, हम इसमें एक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं जी कि हम किसी भी गुट में फंसकर रहना नहीं चाहते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम राजीव सबके जी साथ मिलकर कार्य करना बिल्कुल चाहते हैं, चाहे बिल्कुल राजीव जी, जो एक विदेश नीति भारत की रही है, खास तौर से 14 से पहले की भी अगर बात मैं श्रीवास्तव जी करूं, एक संतुलित विदेश नीति भारत की रही है। लेकिन 14 के बाद वो चाहे इजराइल के साथ रिश्ते हों या यूएई के साथ रिश्ते हों या खाड़ी के किसी और देश के साथ भारत के रिश्ते हों, भारत ने सभी को साथ लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीति का जो रास्ता अख्तियार किया है, वो एक नई दिशा दिखाता है। उस दिशा को आप कैसे देखते हैं श्रीवास्तव जी? क्योंकि खाड़ी देशों में जिस प्रकार की खींचतान मची हुई है और उसके बीच में भारत के सभी खाड़ी के देशों के साथ लगभग रिश्ते एक संतुलित या अच्छे कहे जाएं, वो उभर के सामने आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन रिश्तों को? साहब, खाड़ी के परिप्रेक्ष्य का मैं थोड़ा सा बयान करना जी चाहूँगा। उनके लिए इस समय दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो तेल का दाम, उनके लिए उनका अ, तेल तेल का दाम उनके निर्यात और उनके इनकम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और यूक्रेन के बाद तेल के दाम ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रेशर भी बढ़ा है कि
रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मोड़ लिया जाए। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में उनके लिए हिंदुस्तान का महत्व बढ़ता है, क्योंकि ये उनके लिए एक सबसे बड़ा बाजार है। दूसरा जो महत्वपूर्ण वहाँ पे चेंज होने वाला है या होने की उम्मीद या आशंका, जैसा भी आप उसको देखें, वो है कि आणविक जो न्यूक्लियर डील थी ईरान की, वो शायद दोबारा रिवाइव की जाए। इससे वहाँ के समीकरण बदलेंगे। यूएई का इसको अंदाज़ा है और इसके पहले ही वो अपने द्विपक्षीय संबंध ईरान से दोबारा स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा है। हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान की भूमिका इन दोनों चीज़ों इन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे खाड़ी के दूसरी तरफ भी अच्छे संबंध हैं जी। और हम उनके संबंधों की नॉर्मलाइजेशन में भी मदद कर सकते हैं। हिंदुस्तान का इस समय दोनों दोनों इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इन मुल्कों के लिए। और हमारे लिए, क्योंकि वो कैपिटल सरप्लस कंट्रीज़ हैं, तो उनका निवेश यहाँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। स्वर्ण जी, अगर मैं बात ऊर्जा क्षेत्र की करूं तो यूएई भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खास तौर से अगर पेट्रोलियम की बात मैं करूं, तेल की बात मैं करूं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तेल पे बहुत कुछ निर्भर करती है और जो यूएई के साथ संबंध हैं, उसमें ऊर्जा और तेल जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो भी शामिल रहे हैं रिश्तों में। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, खास तौर से भारत के आर्थिक लिहाज से और रिश्तों के लिहाज से? देखिए, भारत बहुत ज़्यादा निर्भर करता है ऑयल और गैस के ऊपर, जी। उसकी वजह से इन सब पश्चिमी एशिया के देशों के ऊपर। और ऑयल और गैस ऐसा माना जाता है कि एक हद के बाद वो जो उनका रिजर्व्स है वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए ये देश भी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि दूसरे कुछ तरीके भी होने चाहिए वहाँ की समृद्धि को और वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए। ठीक इसी के चलते आप देखें कि यूएई आज भारत में रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसमें शोध और उसको तैयार करने के लिए शायद 33 करोड़ अरब डॉलर की एक निवेश की बात गुजरात में हो रही है। जी। तो उनकी भी लगातार कोशिश है कि चाहे वो क्रूड ऑयल की रिफाइनमेंट की टेक्नोलॉजी हो, या उनकी जो टेक्निक है उसमें निवेश करें, या रिन्यूएबल में निवेश करें। और भारत तो चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, और कुछ पिछले सालों में खासकर सोलर एनर्जी की बात करें, और इस तरह से जितने भी हमने अपने एक तरह से टारगेट रखे हैं भारत में कि धीरे धीरे वो हाइड्रोकार्बन से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ेगा, तो उस नज़रिए से इन देशों को और खासकर यूएई को, आप देखें यूएई भी न्यूक्लियर एनर्जी में विश्वास रखता है और दूसरी तरह के रिन्यूएबल एनर्जी में विश्वास रखता है, तो भारत उनका एक बहुत अच्छा साझेदार बन जाता है एक तरह से। तो निर्भरता एक तरह से हमेशा से रही है, वो एक नज़रिया है कि वहाँ से गैस का आयात होता है, और उसके अलावा आने वाले समय में जो ऊर्जा के उत्पाद होने की जो सोच है, उसमें भी दोनों देश आपस में साझेदारी बनाना चाहते हैं। और जाहिर है कि उनके पास से वित्तीय निवेश हो सकता है, कुछ हद तक तकनीक का भी हस्तांतरण हो सकता है, पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें भारत की तकनीक भी वहाँ पहुँचाई जा सकती है। तो ऊर्जा एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, ना केवल भारत के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती जी। रही है, क्योंकि भारत निर्भर है आयात पर इन देशों के लिए भी ये सोचना ज़रूरी होगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स के बाद का समय आने वाला है, या हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि वो इतना प्रदूषण करते हैं, तो दूसरे जो तरह के साधन हैं ऊर्जा के, उसमें किस तरह से भारत से उनका तालमेल बनेगा, इसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय को लेकर ऊर्जा के किस तरह से उत्पादन को आगे बढ़ाना है, ये भी उनके एक तरह से जो एजेंडा है उसमें शामिल हो चुका है, जी। उस पे बातचीत होती है, निवेश उनका बढ़ना शुरू हो गया है भारत में। और मुझे लगता है कि एक भारत सबसे बड़ी एक आकर्षण का केंद्र इसलिए भी है
कि दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि आने वाले 25 वर्षों में जो प्रधानमंत्री अब अमृतकाल की जी बात करते हैं, जब 100 वर्ष होंगे भारत की आज़ादी को, तो भारत शायद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा तब तक। जी तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो बनने जा रहा है, ज़ाहिर है कि बहुत से देश उससे धीरे-धीरे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि अब आर्थिक जो ताकत है देश की, उसको राष्ट्रीय शक्ति में बहुत बड़ा एक तरह से उसको हिस्सा माना जाता है। अब केवल सैन्य शक्ति पर विश्वास नहीं है, समृद्धि भी ज़रूरी है जी अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए। तो उस नज़रिए से भी जिस तरह से भारत का भविष्य में उदय होने की बात होती है, उस नज़रिए से भी मुझे लगता है कि ये सब देश धीरे-धीरे भारत से जुड़ना चाहते हैं, और यूएई एक तरह से कहा जाए कि मध्यस्थता करने में सक्षम है पूरे इस क्षेत्र में। जैसे सऊदी अरेबिया एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, इज़राइल दूसरी तरफ है। यूएई अक्सर एक तरह से माना जाता है कि वो मध्यस्थता करने में अच्छा है, इसीलिए जो अभी बात आपने पूछी थी कि I2U2 की एक जी गठन हुआ है, उसमें यूएई को लिया गया है। और धीरे-धीरे अब्राहम अकॉर्ड के साथ-साथ देखें कि वहाँ भी तालमेल जो आपस में है देशों के, उनको सुधारने की लगातार कोशिश हो रही है। और जैसा हमने कहा कि भारत की मान्यता वहाँ बढ़ती जा रही है। तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि ये खास जो जी चुने गए हैं कुछ क्षेत्र यहाँ, इनको लगता है कि चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, और बड़ी दिलचस्प बात कि इस बैठक में फिनटेक की बात होती है, एजुटेक की बात होती है, एग्रीटेक की बात होती है, हेल्थ टेक की बात होती है। मतलब ये कि भविष्य में तकनीक का कितना ज़्यादा मिश्रण होने वाला है सभी कार्यक्रमों में। जी उस सोच को लेकर भी मुझे लगता है कि दोनों देश चाहते हैं कि पहले से ही अपनी तैयारी शुरू करें, ताकि जी उनकी साझेदारी का कुछ अच्छा असर जी असर निकले आने वाले जाहिर समय सी बात है, दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है बहुत तेजी से बदल रहा है। दुनिया के जो ताकतवर देश हैं, उनके जो रिश्ते हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और इसमें भारत की भूमिका आर्थिक पक्ष के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, सैन्य दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव जी, लेकिन यूएई सामरिक पेट्रोलियम भंडार में भारत का प्रमुख भागीदार है। ये सामरिक पेट्रोलियम भंडार से क्या तात्पर्य है, और इस भागीदारी में यूएई के योगदान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूएई जैसा भी सोरेन सिंह ने बहुत जी दोनों सेगमेंट्स में बोला था, ये जो इस समस्या उठ रही है और खास करके यूक्रेन के पश्चात, और वैसे भी जो माना जा रहा है कि कहीं डिप्लीशन जो सारे इन इन जो पेट्रोलियम रिजर्व्स का न हो जाए, उसके बाद क्या होगा। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो तो है ही। देखिए, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो रखा ही जा रहा है, उसके साथ साथ जैसे अभी शरण सिंह जी ने बात बोली, उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते जा रहा हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय जितने हमारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें भी कैसे हम साथ में काम करके रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर सकते हैं। ITU2 में भी इसकी बहुत कस के चर्चा हुई है। साथ साथ क्रिटिकल इमर्जिंग एंड ग्रेन टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी के लिए भी उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी देखिए ITU2 का एक मुद्दा रहा है। और अन्य अन्य जो मंचों पर भी आप पाएंगे कि यह भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कभी कभी अटपटा सा लगता है कि यह राष्ट्र जिसे माना जाता है अरब तेल का देश, तेल का जी भंडार रखने वाला, इन सारी बातों पर क्यों कर रहा है, क्यों बातचीत कर रहा है। तो देखिए, जो अध्ययन में वह काफी शामिल है, और वह इंगेज कर रहा है दुनिया को, इसकी जानकारी लेना चाह रहा है किस तरह से जो रिजर्व्स है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, उसको बनाए रखते हुए भी उसका भी एक सीमा होती है। और उस सीमा को देखिए, 1962 से वो हम लोग को तेल सप्लाई कर रहा है, और जब यूनाइटेड भी हुआ था 70 के दशक में, तब से भी हम लोग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं निर्यातक, उसे कहे रहा है। तो हमारे साथ काफी रहा है। आज के दिन वो हमारे ONGC के साथ मिलकर भी कई सारे उसमें कहते हैं एक्सप्लोरेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो उनकी अपना अनुभव जिसे साधारण शब्द में कह सकते हैं, उसको लेकर हमारी काफी मदद करते रहा है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट से हम काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट का भी डेवलपमेंट, सब काफी चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी किस तरह से सप्लाई चेन रिजिलियंस को बनाए रखें, इस पर भी हमारी काफी बातचीत हो रही है, और इसी को हम लेकर आगे बढ़े। अब आपने बात की, अब देखिए अभी जब सामरिक आपने बात छेड़ी जी और सैन्य की बात छेड़ी, देखिए हमारे जा भी रहे हैं वहां पर, सैनिक अभ्यास भी साथ साथ हम मिलकर कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी हम उनके साथ बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इंडो पैसिफिक में
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आना चाहते हैं। ये भी और वो भी वहां पर कह रहे हैं कि हम वहां पर भागीदारी लाएंगे, और इसको माना जा रहा है कि वो चीन को कहीं ना कहीं से, जिसे कहते हैं कंटेनमेंट, हम अंग्रेजी भाषा में जी। बोलते हैं, उस रोकने की एक जो अभ्यास है, उसमें भी हमारे साथ मतलब बाकी इसे कहता है वेस्टर्न क्वाड, जी। उसको कहते हैं हम लोग ईस्टर्न क्वाड। अब जो कहना चाहे, कई तरह के नाम, जर्नलिस्टिक नाम आ रहे हैं, उन सब चीजों में वो हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं। एक तरह से बड़ा ही सामरिक, जो बड़ा ग्रैंड पिक्चर जो हम इमर्ज करके आता है, उसमें भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काफी आयामों को तलाश कर रहा है, जिन आयामों पर यह आगे के दिनों में काम करता रहे। और भले ही अभी देखने से लगता है कि मुख्य मुद्दा आर्थिक ही है, लेकिन आर्थिक के साथ साथ आर्थिक भी देखिए हमारे सामरिक, जिसको कहते हैं नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो वो हिस्सा तो है ही, उसके साथ साथ बाकी क्षेत्रों में भी हमारे साथ काम करना चाहता है। वो देखिए हमारे दुबई शो में DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बाकियों ने भी हिस्सा लिया, भागीदारी अपनाई, और लग रहा है कि हम उन क्षेत्रों में हथियार, जो प्योर स्ट्रेटेजिक छोड़ के अब सिक्योरिटी डिफेंस के में भी करेंगे, तो वहां भी हमारे साथ वो कार्य करने को जाहिर उत्सुक तौर पे नजर आ राजीव रहे जी, हैं। जाहिर तौर पे भारत और संयुक्त आवाज अरब नहीं आ रही अमीरात है। के जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ये बदलती हुई जो दुनिया की वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दुनिया में देशों के रिश्ते बदल रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।